लव जिहाद के खिलाफ उठाए गए शिवराज सरकार के बड़े कदम की भोपाल में हुई गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून पर बड़ा फैसला लिया गया है। अब इस कानून में 5 साल की जगह 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। कल होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस कानून पर चर्चा संभव है, जिसके बाद विधानसभा के अगले सत्र में बिल पेश किया जाएगा। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। और कुछ विधायक भी हैं, उसमें प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का भी नाम था, जिन्होंने ये कहा था कि 5 साल की सजा कम है, इसे बढ़ाकर 7 साल या 10 साल करना चाहिए। और सरकार ने अब ये तय किया है कि जो कानून बनेगा ये और ज्यादा सख्त होगा और कल की कैबिनेट बैठक में बहुत संभव है कि इसे पास भी कर दिया जाए। उमरिया में गौरव जनजातीय सम्मान समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धर्मांतरण और लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि जबरन धर्मांतरण कराने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों पर कार्रवाई के लिए कड़ा कानून लाया जा रहा है। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि वो एमपी की धरती पर लव जिहाद नहीं होने देंगे। धर्मांतरण के प्रोजेक्ट रखे जा रहे हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप साफ कहना चाहता हूं, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, अरे करना तो सेवा करो ना। ये धर्म परिवर्तन के लालच में सेवा क्यों करते हो? मध्य प्रदेश में हमने कानून बना दिया है, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन में अगर कोई धर्मांतरण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा भी होगी, उसका जुर्माना भी होगा। कुछ ऐसे उदाहरण मिल रहे कि कैसे भी प्रयास करके बेटी के साथ शादी कर ली जाए, और ऐसे उदाहरण भी मेरे सामने आए कि शादी कर लो, नाम भी मत बदलो, पंचायत चुनाव लड़वा दो और फिर पंचायत के संसाधनों पे कब्जा कर लो। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। लव जिहाद पर एमपी में जो कानून बनाया जा रहा है, कांग्रेस ने उसे सरकार का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका बताया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार कोरोना कंट्रोल करने में फेल हो गई है, बेरोजगारों की भरमार है, लेकिन शिवराज सरकार इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहती। पीसी शर्मा ने कहा कि लव जिहाद को लेकर अलग से कानून की जरूरत नहीं है। आज ये विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज विषय इम्पोर्टेंट है कि कोरोना से लोगों की जान जा रही है। आप कोरोना के मामले में फेल हो गए, जो लोग बेरोजगार हो गए इस दौर में, जिनकी नौकरियां चली गई, उनके बारे में बात हो नहीं रही। वो जो अहम मुद्दे हैं अभी, उनसे भटकाने के लिए ये सब काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उमरिया में जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने जनजातीय समुदाय में बेहतर काम करने वाले लोगों का सम्मान किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार पट्टों का वितरण भी किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि उमरिया में भगवान बिरसा मुंडा का भव्य स्मारक बनाया जाएगा और साथ ही फूड पार्क का भी निर्माण होगा, जिसमें स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि शिवराज सरकार आदिवासियों के हितों का पूरा ख्याल रखेगी और उनका शोषण नहीं होने देगी। हमने ये भी तय किया है कि शहडोल संभाग में और भोपाल बैतूल संभाग में 2 फूड पार्क बनाएंगे। एक फूड पार्क यहाँ बनाएंगे, उपयुक्त स्थान देंगे, और एक बैतूल में बनाएंगे। और ये फूड पार्क वनोपज, कोदों, कुटकी और दूसरी चीजों पर आधारित हो, यह हमारी कोशिश रहेगी। उसमें भी मेरे बहनों और भाइयों को ठीक ढंग से रोजगार मिले, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, एक खतरा और है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव का काम हो रहा है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जनजाति परंपरा हमारे अनादिकाल से चली आ रही है। उस परंपरा को हम बना रखें, जीवन मूल्यों को बनाए रखें। और एक बात सुन ले साहब, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया
मैं गरीब और जनजाति भाई बहनों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। जबलपुर हाईकोर्ट में आज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। वहीं सूत्रों के अनुसार अब आरिफ मसूद भोपाल की जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से कांग्रेस में आक्रोश है। विधायक कुणाल चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार आती जाती रहेंगी, अधिकारी अपनी हद में रहें। उन्होंने राज्य सरकार से झूठे मामले वापस लेने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो विपिन वानखेड़े को समझाएं। समझिए, अगर इस प्रकार की स्थितियां बंद नहीं करी गई तो सड़कों के उतरकर आंदोलन करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। स्पष्ट है, सरकारें आती हैं और जाती है, पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब है। अधिकारी अपनी हद में रहें ताकि कहीं न कहीं जनता के हक और अधिकार के लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों का साथ जहां अधिकारी दें। यदि वे बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अधिकारियों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं और सार्वजनिक उनका जो वक्तव्य है वो वायरल भी होता है, और ऐसे में यदि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, कानून अपना काम करे और उसके आधार पर उनके खिलाफ FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, तो उसमें कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के संगठन को इतना उद्वेलित और इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के नौजवान विधायकों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विधायक विपिन वानखेड़े और आरिफ मसूद पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार कांग्रेस के लोगों को डराने में कामयाब नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी जो है धमकी और डर की राजनीति करना चाहती है। पूरे देश में इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, और मध्य प्रदेश में तो विशेषकर जो नए नौजवान विधायक हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही फर्जी केसों के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे भैया नेता भी जो SP DSP के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उसमें उन्हें पुरस्कार मिल रहा है, ट्रांसफर जो है वो DSP के हो रहे हैं। विपिन वानखेड़े जी से मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा था कि जाइए आप बदतमीजी करिए, कानून को तोड़िए, अभद्रता करिए, सारी कानून की मर्यादाओं को भंग कर दीजिए। ये आरिफ मसूद अतिक्रमण में अपना कॉलेज का स्ट्रक्चर खड़ा करें, ये शिवराज जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। किसी भी कांग्रेस का नेता हो, गलती वो करें, पाप वो करें, अन्याय वो करें, वो कहें कि हम बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी शर्म करना चाहिए कांग्रेस को, अगर कुछ बची हो तो। 3 दिन के विधानसभा सत्र आयोजित होने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आपत्ति जताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 3 दिन में जन समस्याओं की सुनवाई नहीं हो सकती, 1 दिन तो सप्लीमेंट्री बजट में चला जाएगा। वहीं कोरोना संकट, किसान समस्या और बेरोजगारी समस्या पर भी चर्चा होनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कम समय देकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। इस पर चिंता करें, शिवराज सिंह चर्चा कराएं ताकि समस्याओं का निष्करण है। जब तक मंथन नहीं होता, चर्चा नहीं होती, तब तक अमृत नहीं निकला, तब तक समस्या का समाधान भी नहीं होता। इसलिए हमारा उनसे अनुरोध है कि विधानसभा सत्र कम से कम 10 दिन का सिटिंग वाला चलाएं, तो कुछ समस्याओं के लिए हम लोग अपनी बात कह सकेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने 3 दिन के विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है। इस पर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उन पर पलटवार किया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि 3 दिन में भी जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की कोरोना से जान सुरक्षित रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिंदा रहे तभी राजनीति कर पाएंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने डॉक्टर गोविंद सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह किस जनता की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, उनकी आवाज तो उनकी पार्टी में ही दबाई जा रही है। 3 दिन के अंदर भी बात कही जा सकती है, पर इस समय सबसे पहले कोरोना वायरस जो महामारी फैली हुई है, जब लोग रहेंगे तभी तो हम और आप राजनीति करेंगे। तो हमारी पूरी सरकार इस बात को चिंतित है, परंतु जनता की आवाज़ भी आए निकल के, उसके लिए सदन भी जरूरी है। तो 3 दिन के लिए सदन हमने बुलाया है।
ग्वालियर स्थित बालाजी गार्डन पर कार्रवाई के मामले में अशोक सिंह के परिजनों ने साफ कर दिया है कि इस कार्रवाई के पीछे सिंधिया का हाथ नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हल्ला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया समर्थकों ने अशोक सिंह के परिजनों पर दबाव बनाया, उन्हें धमकी देकर बयान बदलवाया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि सिंधिया नकारात्मक राजनीति नहीं करते और न करेंगे। इन कांग्रेसियों से सत्ता दूर हो गई है, इसीलिए सिंधिया पर आरोप लगाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हिटलर के प्रचलन पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जे प्रजातंत्र में विरोधी मत रखने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। चुन चुनकर अकेले मध्य प्रदेश ही समूचे देश में कांग्रेस पार्टी और विरोधी दल के नेताओं को झूठे केसों में फंसाकर अपमानित करने का काम कर रही है, उनकी संपत्ति उजाड़ रही है। वो लोग हैं जो सिंधिया जी का नाम बार बार ले रहे हैं, जो सत्ता से दूर हो गए। दूर क्यों हुए और उन्हें तकलीफ क्यों है? वो सोच रहे थे कि 5 साल जैसे अंग्रेजों का शासन आया था ना, लूटेंगे, लूट करके वापस चले जाएंगे। तो उस प्रदेश को लूटने से बचाया श्रीमती सिंधिया जी ने। और वो जो लूट रहे थे उन लोगों को तकलीफ है, पीड़ा है। उन्हें मालूम है कि ये लूट हमारी किस कारण से बंद हुई, इसलिए वो लोग बार बार सिंधिया जी का नाम ले रहे हैं, बाकी कोई कारण नहीं। देवास में कबीर आश्रम में रही एक मूक बधिर और मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पूरा मामला तब सामने आया जब युवती गर्भवती हो गई। बीती 6 नवंबर को अस्पताल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने जब मूक बधिर बच्चों के लिए स्पेशल टीचर के जरिए युवती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो कबीर आश्रम में रहती थी। इसके बाद पुलिस ने कबीर आश्रम में जाकर दबिश दी तो आश्रम में 6 और मूक बधिर युवतियां मिली। फिलहाल पुलिस ने इन सभी युवतियों को 1 स्टॉप सेंटर में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अस्पताल में बच्चे को जन्म देने वाली युवती के साथ किसने दरिंदगी की और साथ ही इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि आश्रम से मिली 6 अन्य युवतियां भी रेप का शिकार तो नहीं हुई। पुलिस ने सभी युवतियों का मेडिकल टेस्ट कराया और आश्रम में रहने वाले सभी पुरुषों का भी डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। देवास के कबीर आश्रम में मूक बधिर युवती के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन ने आश्रम पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आश्रम में जहां अवैध कब्जा का निर्माण किया गया था, प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चला दिया। देवास शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित यह आश्रम करीब 2500 स्क्वायर फीट में फैला है, जबकि प्रशासन की तरफ से आश्रम को सिर्फ 450 स्क्वायर फीट जमीन दी गई थी। बड़ी खबर इंदौर से है। यहां बांग्लादेशी सेक्स रैकेट का मुख्य सरगना सागर जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उसे इंदौर लाया गया। सागर जैन पर बांग्लादेशी लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका शारीरिक शोषण करवाने का आरोप था। मामले में गिरफ्तारी के बाद डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र खुद आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। तो ये बड़ा मामला सामने आया था और अब इसमें गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ खुद डीआईजी हरि नारायण चारी इस मामले में कर रहे हैं। रतलाम में एक बार फिर से जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। हमारी खबर से 5 बेघर परिवारों को आशियाना मिल गया। 3 दिन से ये परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे, लेकिन आज इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर की चाबी सौंप दी गई। नया घर मिलने से पूरा परिवार खुश है और जी मीडिया को उन्होंने धन्यवाद दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले यह हितग्राही परिवार जहां रह रहे थे, वहां से इन्हें प्रशासन ने रेलवे की जमीन का तर्क देकर हटा दिया था। इस खबर को हमने काफी प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद से आज पीड़ित परिवार को नया आशियाना मिल गया। 4-5 दिन से हम खुली हवा में रहे, आज हमारा घर का घर हो गया। जी न्यूज का धन्यवाद, हमारा अच्छे बढ़िया जगह पर पहुंचा दिया। हम सही साइड हमारी सुविधा से हमारा मकान घर का हो गया। हमारा जी इनका धन्यवाद। मकान मिल जाए। मकान कैसा था पुराना आपका? कच्चा था गारा। हाँ ठीक। अब ये पक्का मकान हो गया है? पानी छूता था उसमें। पक्का मकान हो गया, अब सुविधा सब हो गया।
आज प्रकाश नगर 5 हितग्राहियों की भवन की ईडब्ल्यूएस भवन की हमने रजिस्ट्री संपादित कर दी है। तो क्या इनके द्वारा 20,000 रुपये मार्जिन मनी भी जमा की जा चुकी है और बैंक से इनका लोन 1,80,000 सीख है। तो आज इनको हैंड ओवर हो जाएगा मकान? हाँ। एक और कोरोना योद्धा जिंदगी की जंग हार गया। डॉक्टर शुभम उपाध्याय की भोपाल में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह ने डॉक्टर शुभम उपाध्याय का चेन्नई में इलाज करवाए जाने को मंजूरी दी थी, लेकिन वहां ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टर शुभम भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था। डॉक्टर शुभम के निधन पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया है। तो डॉक्टरों ने भी शुभम के लिए मांग की थी कि सरकार किसी डॉक्टर की मौत के बाद पैसा देती है, उससे अच्छा है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसे बेहतर इलाज की ज़रूरत है तो उसके लिए पैसे दिए जाएं। और सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी थी, चेन्नई भेजने की तैयारी भी थी, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर शुभम उपाध्याय का निधन हो गया। कोरोना ने शादी के सीजन का मजा बिगाड़ दिया है। आम जन से लेकर जनप्रतिनिधि तक सब इससे प्रभावित हैं। मेरी शादी में जरूर आना, ये अपील तो आपने सुनी होगी, लेकिन मेरी शादी में नहीं आना, ऐसी अपील सुनी है क्या? इंदौर में 31,000 लोगों को शादी का कार्ड बांट चुके विधायक संजय शुक्ला अब लोगों से शादी में नहीं आने की अपील कर रहे हैं। 11 दिसंबर को संजय शुक्ला के बेटे की शादी है। इसके लिए 31,000 कार्ड उन्होंने बांटे थे, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण और गाइडलाइन को देखते हुए उन्होंने अब लोगों से शादी में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने घर से ही सोशल मीडिया के जरिए आशीर्वाद दें। संजय शुक्ला ने बताया कि रिसेप्शन के लिए 5 एकड़ की जमीन उन्होंने बुक कराई थी, लेकिन कोरोना की वजह से रिसेप्शन कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। अब शादी केवल घर के लोग और रिश्तेदारों के बीच होगी। ठंड के साथ कोरोना की दूसरी लहर के संकेत मिलते ही अस्पतालों में तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। जबलपुर के शासकीय और निजी स्वास्थ्य केंद्रों और दूसरे भवनों में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में 4,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। इससे पहले मिशन मास्क और वर्तमान में वृद्धजन सुरक्षा अभियान चलाकर वायरस के संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिले भर में मास्क पहनने के प्रति बरती जा रही लापरवाही महामारी के पलटवार को आमंत्रण दे सकती है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत इसी साल 20 मार्च को जबलपुर से हुई थी। ठंड में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 28 निजी अस्पतालों में संक्रमित मरीजों को भर्ती कर उपचार की अनुमति दी गई। साथ ही विक्टोरिया और मेडिकल अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वृद्धजन सुरक्षा अभियान भी चला रहे हैं, जो जबलपुर स्पेसिफिक प्रोग्राम है, और इसमें वृद्धजन जो 50 साल से अधिक उम्र के जो वृद्धजन हैं जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने वृद्धजन सुरक्षा अभियान शुरू किया है। मेरा आह्वान है, मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने परिवार में बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित करें और स्वयं भी सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे लॉकडाउन के बाद खुले सिवनी के पेंच नेशनल पार्क के टाइगर इन दिनों पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। यहां सैलानियों को बेहद करीब से बाघ बाघिन के दीदार हो रहा है। हालात ये हैं कि बाघ और बाघिन पर्यटकों के 10 से 15 फीट तक करीब हैं। यहां आए सैलानियों ने एक बाघ को मुंह में शिकार दबाकर ले जाते हुए अपने मोबाइल में कैद किया। सबसे ज्यादा बाघ कर्मा, झिरी और खबासा रूखड़ इलाके में रह रहे हैं और पर्यटकों ने यहाँ कॉलर वाली बाघिन सुपर मॉम के भी दीदार किए, जो इन दिनों गर्भवती हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में पारा लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में बढ़ती ठंड से न सिर्फ आम इंसान बल्कि जानवर और पक्षी भी परेशान हैं। इसी के चलते ग्वालियर चिड़ियाघर ने सर्दी से बचाव करने के लिए यहां रहने वाले पशु पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही खान पान में भी बदलाव किया गया है। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में रहने वाले जानवरों के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन ने उनके पिंजरों को पर्दों से ढक दिया है। पिंजरों में हीटर और ज्यादा गर्मी देने वाले बल्ब लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो जानवर खुले में रहते हैं उनके बाड़े में शाम से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। धार के आदिवासी बहुल इलाके सरदारपुर की ज्योति चौहान ने सीनियर महिला फुटबॉल टीम में देश के 30 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल होकर जिले का नाम रोशन किया है। ज्योति मध्य प्रदेश के एकमात्र फुटबॉलर हैं जिन्होंने सुपर 30 में जगह बनाई है। प्रतियोगिता से पहले 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक खिलाड़ियों को ट्रेनिंग गोवा में दी जाएगी। ज्योति का नाम सुपर 30 में आने के बाद एक तरफ जहां परिवार में खुशी का माहौल है, तो वहीं धार के कलेक्टर ने भी ज्योति को बधाई दी है और उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है।
इंडियन वुमेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ है। 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक गोवा में कैंप लगेगा। उसके बाद एशियन कप 2022 में जो हो रहा है उसके लिए भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं मेहनत करूंगी और अपने प्रदेश का, धार जिले का नाम रोशन करूंगी। वो निश्चित रूप से न केवल धार जिले के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। एक ऐसी बच्ची जो अभावों में पली और उसने कम उम्र में अपने पिता के भी खो दिया। 5 बहनें हैं और उसने खुद इन सब चीज़ों को सीखा है। मैं बधाई दूंगा उसके कोच को जिसने इसकी प्रतिभा को पहचाना और लगातार उसको तराशते रहे। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति को भले ही देश में सियासी विरोध का सामना करना पड़ा हो, लेकिन विदेशों में इससे काफी वाहवाही मिल रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी इसका जमकर तारीफ की है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में हुए एक राष्ट्रीय सेमिनार में नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। इस सेमिनार में देश विदेश के शिक्षाविद मौजूद थे। कैम्ब्रिज प्रेस ग्लोबल एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रोड स्मिथ ने न सिर्फ नई शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की बल्कि शिक्षा के तौर तरीकों में किए गए बदलावों को काफी अहम बताया। उनके मुताबिक इसमें सिलेबस और एडजस्टमेंट के बजाय छात्रों में सीखने की आदत डालने पर जोर दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। For the last 7 odd decades, India has largely been focusing on the issue of expanding access. Now, with the recently launched National Education Policy 2020, the focus has rightly shifted to curriculum, pedagogy, and assessment reforms that promises to move the education system towards real understanding and learning how to learn.